सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिक पारिभाषिक को पढ़ रहे हैं। अब पारिभाषिक हमारी ये समापन की तरफ जा रही है और इस पारिभाषिक के समापन के बाद हमारी कक्षा आरंभ होगी काशिकावृत्ति, अष्टाध्यायी सूत्रों के ऊपर लिखित आचार्य वामन एवं जयादित्य के द्वारा ये शंका समाधान और एक प्रौढ़ व्याख्या, अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों की प्रौढ़ व्याख्या, ये कक्षा आरंभ होगी। तो ये सूचना निरंतर हम आपको लगातार दे रहे हैं, क्योंकि अधिक से अधिक लोग, लाखों की संख्या में हमारे पाठक इस कक्षा का लाभ उठा लें। हमारी सभी कक्षाएं निःशुल्क होती हैं, तो आप काशिका की कक्षा अवश्य पढ़ें। यदि आप प्राचीन व्याकरण पढ़ते हैं अथवा नव्य व्याकरण पढ़ते हैं, दोनों प्रकार के व्याकरण को पढ़ने वाले पाठकों के लिए ये अतीव अत्यधिक उत्तम ग्रंथ है, व्याख्या है। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ परिभाषाएं पढ़ाई थी, तो उनसे आगे आज पढ़ना आरंभ करते हैं। चलिएगा, 4 परिभाषाएं मैंने आपको पढ़ाई थी। यहां तक हो गया था हमारा ये वाले कि ष्टिपाशपानुबंधेन निर्दिष्टं यद गणेन च यत्रैकाग्रहणं चैव पंचैतानि न यं लुकी। यहाँ तक हो गया था, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, सरल है। अब हमारी आगे की परिभाषा आती है 125 चानुकृष्टम नोत्तरत्र। इसका अर्थ है चकार के द्वारा अनुकृष्ट माने खींची हुई अनुवृत्ति। अष्टाध्यायी सूत्रों में चकार के द्वारा महर्षि पाणिनि जी कभी ऊपर से किसी सूत्र के पद का अनुवर्तन करते हैं, अनुवृत्ति लाते हैं। तो कहते हैं जहां च के द्वारा जिस सूत्र में लाई जाती है वो ऊपर से लाई हुई अनुवृत्ति न उत्तरत्र माने आगे नहीं जाती, बस च तक ही रह जाती है। ठीक है, च तक ही रह जाती है। आइएगा, जैसे चकारेण अनुकृष्टम पदम अग्रिमेषु सूत्रेषु न संबध्यते यथा वदः सुपि क्यप्च इत्यत्र चकारेण अनुकृष्टो यत् प्रत्ययः भुवो भावे इत्यत्र न गच्छति क्यपोनुवृत्तिरेव भवति ब्रह्म भूय। क्या कहते हैं गुरुजी? गुरुजी कहते हैं चकार के द्वारा अनुकृष्ट माने लाई गई जो ऊपर से पद है सूत्रों में से, वो आगे के सूत्रों में संबंध नहीं रखता था, आगे के सूत्रों में नहीं। यथा, जिस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ पर वदह सुपि क्यप्च, वद धातु को सुप पद रहते हुए क्यप प्रत्यय होता है और च पड़ा हुआ च से ऊपर से आ रहा है। इत्यत्र चकारेण, यहाँ पर इस सूत्र में चकार से अनुकृष्ट यत् प्रत्यय, ऊपर से क्या है, यत् प्रत्यय आ रहा है। आप देखेंगे ऊपर से अचोयत है। ठीक है, ये अष्टाध्यायी है। यहाँ पर यह है तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का, ठीक है, यहाँ पर है ये बदह सुपि कैप्च। ठीक है, इससे ऊपर प्रत्यय आया था अचोयत। क्या है? अचोयत। तो यत यहां तक आएगा। ठीक है, यत प्रत्यय। अब इसके आगे ये 106वां सूत्र है, फिर 107वां है भुवो भावे। तो भुवो भावे इत्यत्र न गच्छति, यहां पर अब इसमें यत प्रत्यय नहीं आएगा, बस आगे नहीं है। क्यपोनुवृत्ति रे भवति, केवल क्यप ही अकेला आएगा इसमें से। यहाँ सरल है। तो उसका उदाहरण क्या बन जाता? भू भावे में ब्रह्म भूयम।
तो ये क्या प्रत्यय होकर के बन जाता है ब्रह्म भूयम। यहाँ यद प्रत्यय नहीं होता, यद प्रत्यय हो तो ब्रह्म भव्यम बनेगा, गलत है। ये समझ में आ गया। अनित्या चेयम, परंतु ये परिभाषा अनित्य भी है। 100% ऐसा ही हो ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं चली भी जाती है। ठीक है, अब दोनों तरफ से पांडे जी ने हाथ फैला दिए भाई। ठीक है, अर्थात क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम कोई शब्द का निर्माण नहीं कर रहे। हाँ, ऐसा देखा जाता है कि सूत्र में प्राय करके अधिकतर संख्या में च के द्वारा जो अनुवृत्ति लाई जाती है तो वो वहीं समाप्त हो जाती है, उससे आगे नहीं। परंतु कहीं कहीं इष्ट शब्द की सिद्धि करने के लिए आ भी जाती है। इष्ट की तो सिद्धि करनी है, कोई अपना झंडा तो नहीं काटना महर्षि पाणिनि जी को। ठीक है, तो कहते हैं तेना, उससे क्या हो गया देखिएगा। तृतीया च होश छंदसी इति चकारेणानुकृष्टापि द्वितीया अंतरांतरेण युक्ते इत्यत्रानुवर्तत एव। भाई अनित्य कर दी। दुनिया में सब कुछ तो अनित्य ही है। आत्मा को छोड़ के, परमात्मा को छोड़ के, और जो सृष्टि का जो मूल तत्व प्रकृति को छोड़ करके सब अनित्य है। तो कहते हैं तेना, उस कारण से क्या, जैसे तृतीया होश छंदसी यहाँ पर च है, यहाँ पर चकार से ऊपर से द्वितीया की अनुवृत्ति ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आप देखेंगे, ये आपका द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का सूत्र है। यहाँ पर ऊपर से ये सूत्र है हमारा 3 नंबर। ठीक है, कर्मणि द्वितीया, क्या है, कर्मणि द्वितीया, ऊपर इसके सूत्र था कर्मणि द्वितीया, उससे द्वितीया चकार से आई है। द्वितीया, वो द्वितीया अंतरांतरण युक्त इत्यत्र अनुवर्तते। अभी अनित्य हो गई, परंतु वो द्वितीया कर्मणि द्वितीया तो इसमें भी आ जाती है। चकार से हम इस द्वितीया को ऊपर से यहां तक तो यहीं रुकनी चाहिए थी, इस चौथे सूत्र में नहीं आनी चाहिए, तीसरे पर रुक जानी चाहिए, नहीं, परंतु आती है, इसलिए अनित्य है। अब यहाँ पर गुरुजी ने अपने और विस्तार समझाने के लिए बात लिखी है। हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो चिंता की बात नहीं है, परिभाषा का जो भाव था वो आपको पूरा समझ में आ गया। ठीक है, कहते हैं एवं वक्तुम शक्यते, इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, कह सकते हैं, यत्र प्रतियोगिनम गिनम दृष्ट्वा किंचित पदम निवृत्तम भवति यथा प्रकृते तृतीया इत्येतं दृष्ट्वा द्वितीया इति निवर्तते स्म। तद तद्धि चकारेणानुकृष्टमपि नावरुध्यते। अब यहाँ पर ये लगा रहे ऐसा कि यहाँ पर इस प्रकार से इसमें हम देख सकते हैं कि जहां पर प्रतियोगी को देख करके कोई पद निवृत्तम भवति मन हट जाता है। प्रतियोगी का अर्थ है विरोधी। विरोधी भाई, जहां पर विरोधी खड़ा है वहां हम नहीं जाते। तो इनका कहना है कि सामान्य रूप से क्या है, जहां पर प्रतियोगी को देख करके, माने विरोधी को, कोई प्रत्यय बढ़ा हुआ है या कोई कार्य किया जा रहा है, उसका कोई विरोधी कार्य ऊपर से आ रहा है, अथवा ऊपर वाले का विरोधी नीचे पड़ दिया, तो जो नीचे वाला है उसको देख करके जो ऊपर वाला है वो अपने आप हट जाएगा, वो नीचे आएगा ही नहीं। क्या, नहीं आएगा। अब उसको लाना है तो कुछ उसको प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो कहते हैं यथा प्रकृते तृतीया इत्येमं दृष्ट्वा द्वितीया इति निवर्तते स्म। यहां पर क्या है, नीचे वाला जो सूत्र था ये वाला, ये क्या है, तृतीया होश छंदसी, ऊपर कर्मणि द्वितीया थी। अब भाई ये प्रतियोगी है, द्वितीया व्यक्ति की विरोधनी तृतीया व्यक्ति है। तो क्या है, इस विरोधी को देख करके, अभी तृतीया है तो इसका मतलब द्वितीया नहीं होगी।
तो द्वितीया क्या है, अपने आप ही दूर हो जाती है, हट जाती है। अब यदि लानी है, अब उसको लाना है, क्या अब उसको लाना है तो फिर कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो कहते हैं तद ही चकारेण अनुकृष्टम अपि। अब वो विरोधी विरोधी को चकार के द्वारा लाएं, तो जब विरोधी को चकार के द्वारा लाते हैं तो फिर विरोधी चकार से आ गया तो वो कहता मैं तो अब आपके साथ ही चलूंगा, आगे ही चलूंगा, आगे भी चलूंगा। तुमने बुलाया मुझे क्यों? भाई विरोधी कोई विरोधी है और हमने उसको, वैसे तो हम उसको अपने साथ नहीं लेते, परंतु हमने कहा भाई थोड़ा आजा हमारा काम करवा दे भाई, हमारा कार्य करा दो। तो फिर वो विरोधी आ जाता है, फिर हमारा काम समाप्त हुआ तो वो छोड़ता नहीं, वो कहता मैं भी साथ चलूंगा आगे भाई। मैं भी चलूंगा। तो वही कहते तद चकारेण अनुकृष्टम अपनी नावरुद्धते। अब चकार के द्वारा वो विरोधी को हमने अनुकर्षण किया तो फिर वो रुकेगा नहीं, फिर तो आगे चला जाएगा। तो वही स्थिति यहां पर हो गई कि यहां पर आगे अंतरांतरण युक्त से द्वितीया, वो उसमें तृतीया द्वितीया आ गई। यत्र तु क्वचिद एवं विधा प्रतियोगी न भवति तदा चानुकृष्टे सति अग्रे न गच्छति। जहां पर इस प्रकार का विरोधी भाव नहीं होता है, वहां पर यदि चकार के द्वारा ऊपर से हम ला रहे हैं तो फिर क्या है, तो फिर वहां पर वो वहीं रुक जाता, आगे नहीं जाता। जैसे वदा सुपि क्यप, वास्तव में जो यत का विरोधी क्यप नहीं है, क्या यत का विरोधी क्यप प्रत्यय नहीं है, ये ध्यान रखेंगे यहां पर। जैसे वदा सुपि क्यप, जो वास्तव में जो यत प्रत्यय का विधान है वो तो अचो यत माने अजंत धातुओं से विधान है। इससे अजंत से, अब अजंत से विधान है और ये वद धातु तो हलंत है, ठीक है। और जो अच्छो यत है वो तो धातु मात्र से कहता है, वो उपपद के परे उपपद के रहते हुए नहीं करता है। तो ये जब वदा सुपी क्यप, जो क्यप कर रहे हैं, ये क्यप उस यत का विरोधी नहीं है, इसकी अपनी अलग शर्त है, इसकी अपनी अलग शर्त है भाई। और इसका निमित्त भी अलग है, वद हलन धातु है। तो अब यहां पर यदि ऊपर से यत लाएंगे तो फिर ये यत यहीं रुक जाएगा, विरोधी नहीं है, बस विरोधी नहीं है इसलिए यहां तक आया, बस रुक गया भैया। और जब विरोधी को लाएंगे पकड़ के, भाई आजा हमारा कार्य करवा, तो विरोधी साथ में चलेगा आगे। ठीक है, बस इतना ही समझ लेना है, वैसे मैंने समझा दिया है। और तो वही है, तो इतना हमें इस विषय में थोड़ा सा विषय विभाग कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिएगा अब आगे आ जाइएगा। 126 क्वचिद अपवाद विषये व्युत्सर्गो भी निविशति। क्या था, उत्सर्ग और अपवाद में बलवान कौन होता है? अपवाद होता है, अपवाद पहले लगता है, उत्सर्ग बाद में लगता है। प्राप्त तो लग जाएगा, नहीं तो हट जाएगा। पर कहते हैं कहीं पर अपवाद के विषय में भी उत्सर्ग की प्रवृत्ति होती है। क्वचित का मतलब कहीं कहीं, हर जगह नहीं। प्राय करके तो अपवाद ही पहले लगता है, उत्सर्ग नहीं लगता है। ठीक है, कहते हैं, आइएगा समझ लीजिएगा। क्वचिद अपवाद विषयम विषयम अपि उत्सर्ग प्रविशति। कहीं कहीं पर अपवाद के विषय में भी उत्सर्ग प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अर्थ में आ रहा पर प्रविष्ट के साथ में ये कर्म बनता है, कर्म में द्वितीया होती है विषयम। ठीक है, अर्थात प्रवृत्ते अपवाद अपवादे पश्चात उत्सर्ग से प्रवृत्ति दृश्यते। इसका अर्थ ये लेना चाहिए कि प्रवृत्ते अपवादे, अपवाद प्रवृत्त हो गया है, उसके बाद भी उत्सर्ग की प्रवृत्ति देखी जाती है। परिभाषायाम अपवाद शब्दों
बाधक पर इति। परिभाषा में जो अपवाद शब्द है वो बाधक, माने बाधक के विषय में भी कोई किसी का बाधक है तो जिसका बाधक है वो जो बाधक है उसमें भी अपनी टांग अड़ा देता है, अर्थात प्रवेश कर जाता है, रुकता नहीं है। ठीक है, कहते हैं, उदाहरण यहां पर देते हैं एक, जैसे तदनेन प्रदीयताम दाशरथाय मैथिली, ये कहीं का वाक्य ले लिया। ठीक है, इति अत इय विषय प्राग दिव्यतोण इति सिद्ध्यति। यहां पर क्या है, दाशरथाय ऐसा कर, दशरथ राम को कहा जा रहा है। ठीक है, कि प्रदीयताम दाशरथाय मैथिली, अर्थात जो सीता जी को भगवान श्री राम जी को दो, अर्थात उनके साथ विवाह करो। तो दाशरथाय दशरथ शब्द है, दशरथ के अपत्य को कहना हो तो अपत्य अर्थ में जो प्रत्यय कहें तो वहां पर ह्रस्व अकारांत शब्द से अपत्य अर्थ में यह प्रत्यय होता है। तो इसलिए प्राय करके क्या बनता है, राम को क्या कहते हैं, दाशरथी, दाशरथी कहते हैं, ये प्रत्यय हो जाता है दशरथ शब्द से। ये किसका अपवाद है, ये अण का अपवाद है। प्रागदीप्तोण तस्यापत्यम से जो अण प्राप्त था सामान्य वो था, परंतु यहां पर तो देख रहे हैं यहां पर अण हो गया, वो भी बनता है, ऐसी बात नहीं है, वो भी बनता है। तो आते हैं विषय प्रागदीप्तोण इति सिद्ध्यति, प्रागदीप्तोण से यहां पर अण करके दाशरथा बन जाता, चतुर्थी में दाशरथा बन गया। ठीक है, सिद्ध्यति ज्ञापकम, अच्छा चलिए ये समझ में आ गया। इसका मतलब यहां माने अतः मन पर एक बार वो प्रविष्ट हो गया, फिर भी अति से इ भी हो जाता है, फिर अपवाद है अण का, ऊपर अण भी हो जाता है, तो अण ये कर दिया। परंतु ये हर जगह मत कर देना कि जहां जहां ये लगेगा वहां आप वो लगा देंगे, तस्यापत्तम से प्रागदीप्तोण वाला अण कर देंगे, नहीं नहीं, कहीं कहीं क्वचित। अब ज्ञापक किसमें दिखाया है, ज्ञापक आपको समझने के लिए ना वहां पुस्तक देखनी पड़ेगी, प्रथमा वृत्ति खोल लीजिएगा, तभी समझ में आएगा आपको। ज्ञापकम चात्र कटम कारको व्रजति इति द्वितीयार्थम अने अकेनोर भविष्यदादम अरण्यो इति षष्ठी निषेध वचनम। इस परिभाषा का ज्ञापक क्या है, ये एक वाक्य लिया है, कटम कारको व्रजति, इसका अर्थ क्या है, कट को करने वाला जाता है, अर्थात कट को बनाएगा कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जाता है। ये वास्तव में क्या है, एक तो माने जो उणुल चौ से उणुल होता है सामान्य कर्तार्थ में, ये वो वाला प्रत्यय नहीं है, ये कारक शब्द माने ये माने भविष्य में जो कुछ करेगा वो उस अर्थ में उणुल प्रत्यय होता है। ठीक है, यहां पर कारक शब्द में क्या है, ये यहां पर सूत्र ये था, तीसरे अध्याय के तृतीय पाद का 10वां सूत्र है, तुमुन उणमुलऊ क्रियायाम क्रियार्थ। ठीक है, इससे क्या अणुल प्रत्यय हुआ है यहां पर कारक में, मन भविष्य में ये कट को करेगा बनाएगा ऐसा व्यक्ति जाता, कर रहा है ऐसा नहीं जाता। अब ये क्या है, यहां पर इसमें वास्तव में क्या होनी चाहिए थी, इसमें ये है आपका कृत प्रत्यय, क्या है, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय होने के कारण से जो कृत प्रत्ययों का जो कर्म होता है या कर्ता होता है, तो यह कर्म, कर्म में षष्ठी होती है, कर्तृकर्मणो कृति, कर्तृकर्मणो कृति, कृत कृदंत शब्द ये कृदंत है, कृदंत के कर्म में अथवा कर्ता में, तो यहां तो कर्ता का संबंध नहीं है, कर्म का है, इस कर्म में षष्ठी हो रही थी, उस षष्ठी को रोकने के लिए कि यहां पर षष्ठी ना हो जाए,
उसका अपवाद बनाया अके नोर भविष्य दाद मरण्यो। इसका वहां अष्टाध्यायी देखिए, ये कहता है कि अक और इन कैसे, अक भविष्यत काल वाला, अक का अर्थ वही है उणुल प्रत्यय का जो अक, पर वो अक उणुल प्रत्यय, अक माने उणुल प्रत्यय, पर वो अणुल प्रत्यय कैसा होना चाहिए, भविष्यत अर्थ वाला। भविष्यत अर्थ वाला उणुल कौन से में, तीसरे अध्याय के तृतीय पाद में, तुम नुण बुलऊ क्रियायाम क्रियार्थायाम, वो वाला है वास्तव में, ध्यान रखेंगे। वो भविष्यत काल का वहां पर अनुवृत्ति ला करके भविष्यत काल में विधान किया गया है। अब कहते हैं अक, तो यहां पर कहा भविष्यत काल में होने वाला जो अक, अक प्रत्यांत शब्द है, अकंत माने उणुल प्रत्यांत, उसके कर्म में षष्ठी नहीं होती है। क्या है, समझिए, उसके कर्म में षष्ठी नहीं होती है, इसलिए कर्मण द्वितीया से द्वितीया हो गई। ठीक है, इतना बात तो हो गई। इति षष्ठी निषेध वचनम, जो इसके द्वारा षष्ठी का विधान वो निषेध किया जा रहा है, वो इसमें ज्ञापक है। अब समझना है कैसे ज्ञापक है, कि जो तुम बुलाऊ क्रियायाम क्रियार्थायाम जो सूत्र है, उसी के आगे एक सूत्र छोड़ करके आगे एक सूत्र अणकर्मणी च, उसका अपवाद, क्या उसका अपवाद है, उणुल प्रत्यय विधायक, जो उणुल और तुम प्रत्यय विधायक जो सूत्र है, उसका अपवाद है अणकर्मणी च, कि कर्म यदि उपपद होगा है और क्रियार्थ क्रिया उपपद होगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, धातु से उणुल प्रत्यय तुम नहीं होता है, अण प्रत्यय होता है। क्या होता है, अण। अब सामान्य रूप से यहां प्राप्त था तुम क्रिया था, से यहां पर क्रि धातु से तुमन और अणुल प्रत्यय, परंतु उसका अपवाद कहा कि यदि कर्म उपपद होगा वहां साक्षात, तो फिर वहां भविष्यत काल में उस अर्थ में ही क्या है, अण प्रत्यय होगा। क्या होगा, अण प्रत्यय, अण प्रत्यय होगा ये, अण कर्मणि इति अपवाद विषय अणुमूली सत्ति उपपद्यते नान्यथा। कहते हैं कि अब ये यहां तो ये बनना ही नहीं चाहिए, वास्तव में ये तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसका तो ये होना चाहिए कटकार, ऐसा होना चाहिए कटकार, कटकारा होना चाहिए अणुल प्रत्यय। ठीक है, वहां उदाहरण दिए होंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये बनना नहीं चाहिए, जब ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहां अणुल का ये उपपद रहते हुए इसका ये अपवाद है, ये अण जब बनेगा ही नहीं, तो फिर इस अक का भविष्यत काल में अक का मान करके यहां कर्म में षष्ठी का निषेध क्यों कर रहे हैं, षष्ठी निषेध क्यों कर रहे हैं भाई, ये तो बनेगा ही नहीं, परंतु फिर भी निषेध कर रहे हैं अक कह करके। इसका मतलब है कि इस अपवाद के विषय में वो उणुल भी होता है, अपवाद के विषय में उणुल भी होता है, तो फिर हमें षष्ठी का निषेध करना पड़ेगा, इसलिए कार का बन गया। अपवाद विषय अणुमूली सती उपपद्यते, माने ये बात तभी घटित हो सकती है, ये वाला सूत्र तभी हमें बन सकता है जब अण अपवाद के विषय में अणुल जो उत्सर्ग सूत्र है वो भी हो। ठीक है, क्वचित ग्रहणेन च परिहृत्य अपवाद विषय उत्सर्गो भिनिविशते इति व्यवस्था सूच्यते इति। क्वचित परिभाषा में कहा है, इसलिए इससे यह ज्ञापित होता है कि कहीं का मन प्राय करके तो अपवाद विषय को मैं उत्सर्ग की ही नहीं, क्या है, क्वचित ग्रहणेन च परिहृत्य अपवाद विषय उत्सर्ग, अपवाद विषय को छोड़ करके ही उत्सर्ग की प्रवृत्ति होती है, अपवाद विषय में नहीं होती। ये परिभाषा हमारी 55वीं थी कि अपवाद विषयम उत्सर्गा उत्सर्गा उत्सर्ग उत्सर्गो विनिविशते। ठीक है, ये हमारी 55वीं परिभाषा थी। हाँ, ये थी। ठीक है, न च अपवाद विषय उत्सर्गो विनिविशते पूर्वम ही अपवादा अभिनिविशन्ते पश्चात उत्सर्गा प्रकल्प चापवाद विषयम उत्सर्गा प्रवर्तते। 3 परिभाषा एक ही अर्थ था। तो वास्तव में तो नियम तो वही है, माने ये व्यवस्था क्वचित शब्द के द्वारा ध्वनित हो रही है, अर्थात ये वाली बात तो कहीं कहीं लगती है। ठीक है,
तो इसको ये मैंने पूरा समझा दिया है, बाकी आप ये पुस्तक सामने रखेंगे तो इन सूत्रों को देखिएगा, इसको इसको और इसको तुम क्रियाम क्रियार्थायाम से जो उणुल होता है उसको देखिए, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए ये हो गया हमारा, चलिएगा ये हो गया। अब है हमारी अगली परिभाषा है 127 में, अपवादो यद्यन्यत्र चरितार्थस्तर्ह्यंतरंगेण बाध्यते। इस परिभाषा का है अपवाद सूत्र यदि अन्यत्र चरितार्थ हो गया, माने अपवाद सूत्र है वो एक जगह कहीं उसने कार्य कर दिया, एक जगह कार्य कर दिया तो चरितार्थ हो गया। अब अपवाद सूत्र वही दूसरी जगह कार्य करने लगा, तो कहते हैं यदि उत्सर्ग सूत्र कोई अंतरंग है, ठीक है, अपवाद की माने अपवाद और उत्सर्ग की दृष्टि से देखेंगे तो अपवाद देखना है। फिर अपवाद ऐसा सूत्र जो एक बार कार्य कहीं उसने कर दिया, अब अपवाद सूत्र भी लगने लगा और उत्सर्ग सूत्र भी लगने लगा। तो जब दूसरी जगह लगने लगा तो वहां पर क्या है, अंतरंग और बहिरंग हम देखने लगे। तो ऐसा अपवाद सूत्र जो अब बहिरंग बन गया है और उत्सर्ग बन गया अंतरंग, और दूसरी जगह उसने अपवाद रूप में एक जगह कार्य कर दिया, तो ऐसा अपवाद सूत्र भी अंतरंग उत्सर्ग के द्वारा बाधित हो जाता है। उदाहरण में यहां समझ में आएगा, कहते अंतरंगोत्सर्गेणापवादस्य बाधा बाधेयं ये मेव हेतुरस्ति यदपवादो यदा निरवकाशो न भवति तत् अर्थात अन्यत्र चरितार्थो भवति तदा बाधकता बीजात शून्यम जायते। कहते हैं अंतरंग उत्सर्ग या अंतरंगिण का अर्थ अंतरंग उत्सर्ग सूत्र के द्वारा अपवाद सूत्र की बाधा, बाधा जो होती है उसका ये हेतु है, माने अपवाद के बाधा में अयम एव हेतु, माने ये हेतु है। क्या हेतु है कि यद जो अपवाद सूत्र जब निरवकाश नहीं होता, निरवकाश अर्थात उसने अर्थात अन्यत्र चरितार्थ कहीं पर उसने कार्य कर दिया, उसने एक जगह, तो अपवाद सूत्र के कई कार्य करता है, उसने एक बार लग गया चरितार्थ हो गया, व्यर्थ तो नहीं गया। तदा बाधक बीजात शून्यम जायते, तो उसकी जो बाधकता माने उत्सर्ग को बांधने की जो शक्ति होती है वो शक्ति शून्य हो जाती है। फिर जरूरी नहीं है कि वो उत्सर्ग को बांध देगा, क्योंकि उसको एक जगह तो अवसर मिल गया, एक जगह अवसर मिल गया, इसलिए वो चरितार्थ हो गया। कहते हैं वो कैसे देखना है, आगे बता रहे हैं। तदेवं समानाश्रयः समान निमित्तकः सवर्ण दीर्घैकादेशः आयज शप लंग आयज अ इ इंद्रम इत्यादौ अंतरंगेण गुणैकादेशेन बाध्यते। अब ये क्या किया इन्होंने, विभज्य पदान्वाख्यान कर दिया, जो हम कुछ बोल रहे हैं उसके उस पूरे पदों को तोड़ दिया एकदम। विभज्य पदान्वाख्यान ये पहले भी आ गया है कि यहां पर ये लंग लकार का ये अट का आय यज धातु है और ये शप का आय और ये लंग, और ये मध्य उत्तम पुरुष का एक वचन का यहाँ पर इट आ गया। क्या आ गया, इट, शप का अवचा, और ये अयज अयज आ और ये इट उत्तम पुरुष एक वचन का है, ठीक है, ये हो गया। अब ये लंग का है इसलिए अट्टितात्मा ने पता नहीं तेरे तो लगेगा नहीं, ये रहेगा। और आगे हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं उसके आगे ही क्या है, इंद्रम शब्द है इंद्रम। अब हमने क्या किया, इसको वास्तव में पहले वाक्य में प्रयोग करते आया जे ऐसे के बाद तभी तो वाक्य में प्रयोग करेंगे आया जे बना करके, नहीं,
पर पद विभज्यान्वाख्यान में क्या कर दिया हमने, तोड़ दिया या देखा कोई कार्य तो नहीं प्राप्त। तो हमने देखा कि ये तो वास्तव में ऐसा है, अयज अ और ई और आगे इंद्र मारा है इत्यादि। इस स्थिति में अंतरंगेण गुणैकादेशेन बाध्यते। यहां पर क्या है, इसको ई और ई अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो कहते हैं और अंतरंगेण अंतरंगेण गुणैकादेशेन, और यहां पर क्या हो रहा है, इस ई को इस अ के साथ में गुण प्राप्त हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, गुण प्राप्त। तो अब कहते हैं कि यहां पर जो ये इत्यादि अंतरंगेण गुणैकादेशेन, यहां पर क्या कर दिया, वास्तव में सिद्धि हमें बनानी है तो अंतरंग जो गुणा जो गुण सूत्र करने वाला आदगुणा सूत्र है, उत्सर्ग सूत्र, उत्सर्ग है, और अकासवर्ण दीर्घ है अपवाद सूत्र। अकासवर्ण दीर्घ पहले लगेगा, आदगुणा बाद में लगता है, परंतु यहां पर क्या है, अकासवर्ण दीर्घ अपवाद को बांध करके उत्सर्ग को लगाया। कैसे, क्योंकि यहां पर ये गुण करने वाला आदगुणा सूत्र अंतरंग बन रहा है। कैसे, आप देखिए, यद्यपि यणो गुणस्य चोभयस्यापि सवर्ण दीर्घोपवादो अस्ति। यद्यपि कहते हैं यण और गुण इन दोनों का अपवाद सूत्र है सवर्ण दीर्घ। यहां पर एक तो सवर्ण, यहां पर एक तो क्या है, यहां गुण भी प्राप्त हो रहा है, और यहां पर ई और ई में इको एणची से एण भी प्राप्त हो रहा है, एण भी प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो कहते हैं यण का भी अपवाद और गुण का भी अपवाद कौन है, सवर्ण दीर्घ, अका सवर्ण दीर्घ। तथापि अपवाद भूतः सवर्ण दीर्घः अन्यत्र श्री ईशः श्रीशः इत्यत्र एणम बाधित्वा। ठीक है, ध्यान रखें, यहां पर क्या है, हमने एक दूसरा उदाहरण लिया, इसको यहीं छोड़ देंगे। अब हमें क्या है, मैं अपवाद सूत्र को चरितार्थ बताना है कि सूत्र ने कहीं दूसरी जगह कार्य कर दिया है। यहां पर श्री प्लस ईशा, यहां पर इकोएणची प्राप्त हो रहा था तो उसका अपवाद क्या है, लगा दिया हमने सवर्ण दीर्घ, श्रीशा बन गया, यणम बाधित्वा। ठीक है, यण को बाध करके यहां पर क्या हो गया, सवर्ण दीर्घ। और अथच दंड प्लस अग्रम, दंड प्लस अग्रम, दंडाग्रम इत्यत्र आद्गुणः इति प्राप्तम गुणम बाधित्वा चरितार्थो अस्ति। अब हमने यण और गुण का अपवाद है, तो हमने यण के विषय में भी उसको चरितार्थ कर दिया एक जगह, श्रीशा में अपवाद लग गया पहले, और दंडाग्रम में दंड और अग्रम आद्गुणा, आद्गुणा का तो अर्थ सीधा ये होता है कि अवर्ण से उत्तर अच के परे रहते गुण होता है, चाहे वो आई है बेशक, या सवर्ण दीर्घ किस लिए हो रहा है, क्योंकि आका सवर्ण दीर्घ लग गया, अपवाद हो गया, तो यहां पर लग गया। अर्थात दोनों सूत्रों का इकोएणची और आद्गुणा का जो अपवाद अका सवर्ण दीर्घ वो दोनों के क्षेत्रों में एक एक जगह लग गया। ठीक है, इत प्राप्तम गुणम बाधित्वा चरितार्थो अस्ति, चरितार्थ हो गया जी, सार्थक हो गया। सवर्ण विधि सवर्ण दीर्घ विधिश्च यणा गुण विधिना च सह समानाश्रयोप्यस्ति। कहते हैं सवर्ण दीर्घ की जो विधि है वो यण के साथ में और गुण के साथ में, गुण के लिए जो निमित्त चाहिए वही है, सवर्ण दीर्घ के लिए निमित्त चाहिए पूर्व पर। ठीक है, ऐसे यण को जो निमित्त चाहिए पूर्व वाला, और परे रहते पूर्व को यण होता है, तो वही निमित्त का सवर्ण दीर्घ को भी चाहिए। इसलिए इन दोनों के साथ में ये जो सवर्ण दीर्घ विधि है वो समान आश्रय वाली विधि है। ठीक है, आश्रय इत्यनेन स्थानीय निमित्तं च उभयमपि गृह्यते। या आश्रय शब्द से समान आश्रय, समान आश्रय माने निमित्त और स्थानीय,
स्थानीय माने जिसके स्थान में होना है, जिस वर्ण के स्थान में होना है। और निमित्त, निमित्त तो भिन्न भिन्न है। इको एणची माने एक एक को अच निमित्त चाहिए, ठीक है। आद गुणा माने अवर्ण से उत्तर अच चाहिए, ये निमित्त हो गए। तो यहां पर आश्रय शब्द से स्थानीय और निमित्त दोनों का ही ग्रहण करना है। यान वर्णान उपादाय सवर्ण दीर्घा प्राप्नोति तानेव यण गुणश्चेति। अर्थात जिन वर्णों को लेकर के सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति होती है, उन्हीं वर्णों को लेकर के तो यण प्राप्त होता है और गुण प्राप्त होता है। भाई उन्हीं वर्णों के, जैसे यहां पर ये ई और ई, यहां पर ई कोई निमित्त मान करके तो एको एणची प्राप्त हो रहा था, और इन्हीं को मान करके अकासवर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही दंडाग्रम यहां पर इसमें और इसमें इनको मान करके क्या गुण प्राप्त हो रहा था, और इसी को मान करके अ को मान करके सवर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा, तो समान आशय है दोनों का। तो वही कह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे विषय में तो वो हो जाता है। अब यहां पर क्या होगा, इसलिए यहां पर ये आ और ई का गुण होगा। चाहे अब उत्सर्ग है तो पहले क्या होगा, गुण होगा। क्या है, गुण। गुण होगा, दीर्घ नहीं होगा, गुण हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आ या जे और इंद्र में समझ जाएगा। अब यहां पर आगे बताते हैं। अस्याश्च परिभाषायाः विषयः एवं भूतोऽन्तरंग विधिर्भवति यस्य निमित्तानि बहिरंगपवादापेक्षया उच्चारण क्रमेण पूर्वोपस्थितानि भवन्ति। अब कहते हैं इस परिभाषा का जो विषय है, तो जो उत्सर्ग के साथ में जो हम अंतरंग लगाते हैं, अंतरंग कई प्रकार का वहां बताया हमने। तो अंतरंग यहां पर क्या है, वो वाला अंतरंग देखना है कौन सा, इस प्रकार का अंतरंग देखना है कि जिसका निमित्त बहिरंग की अपेक्षा से उच्चारण क्रम से पूर्व उपस्थित, माने उच्चारण के क्रम में तो पहला है, वो कौन सी सूत्र का, माने कौन से गुण का है या दीर्घ का है, उससे हम तुलना करके अंतरंग और बहिरंग करेंगे, ठीक है। भवंती, ठीक है। जैसे जैसे यहां पर हमने यहां क्रम से देख रहे हैं इधर से, तो यहां से ये अ ई ये क्रम में पहले आ रहे हैं, यहां पर गुण प्राप्त है, और ई ये क्रम में बाद में आ रहे हैं, तो आकाशवर्ण दीर्घ इनको मान के प्राप्त है। तो आकाशवर्ण दीर्घ की अपेक्षा से पूर्व वाला ये अंतरंग हो गए और ये बहिरंग हो गए, तो इसलिए आकाशवर्ण दीर्घ यहाँ पर क्या हो गया, अपवाद होता हुआ बहिरंग हो गया। और जो क्या आद गुण है वो उत्सर्ग होता हुआ भी अंतरंग हो गया, क्योंकि उसके निमित्त पहले क्रम में पड़े हुए हैं, ये उच्चारण में आ रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो ऐसी जगह माने ये वाला अंतरंग और बहिरंग हमें लेना है इस परिभाषा के लिए, ठीक है। ये हो गया। हाँ, यत्र तु स्थानिनो निमित्तस्य च एकतायाम अपि सत्याम पूर्वोपस्थिति निमित्त रूप अंतरंगता न भवति तत्र अपवाद एव अंतरंगम बाधते। तो फिर तो वहां पर पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवाद, वहां तो अपवादी बलवान होता, कहां, जहां स्थानीय और निमित्त में एकतायाम सत्या मानी एकता मानी समानता होने पर भी, दो सूत्रों के लिए स्थानीय और निमित्त की समानता हो, परंतु पूर्वोपस्थित निमित्त रूप अंतरंगता न भवती, माने पूर्वोपस्थित निमित्त रूप अंगता, जो निमित्त रूप होता वो अंतरंगता नहीं प्राप्त होती है क्रम से, तो वहां तो है माने अंतरंग और बहिरंग की जो 5 प्रकार बताए, तो इस बार उच्चारण क्रम से जो अंतरंग होता है उसके छोड़ करके दूसरी जो शर्तें अंतरंग और बहिरंग की, उनमें नहीं लगेगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पूर्वोपस्थित निमित्त रूपाणी अंतरंगता न भवती जहां पर, तत्र वहां पर अपवाद ही अंतरंग को बांध देता है, उत्तरंग माने
अंतरंग माने अंतरंग उत्सर्ग को। ये परिभाषा थोड़ी कठिन हो रही होगी वैसे, अभी उदाहरण आप समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, काफी अब तो पढ़ लिया आपने, कोई नहीं, जितना आपको समझ में आया है ये परिभाषा उतना ही समझ लीजिएगा, मैंने पूरा आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अपवाद विषय अपवादो ही यद्यन्यत्र चरितार्थ अंतरंगेण बाध्यते। ठीक है, चलिएगा, तो आज का समय हो गया है, हम कोशिश करते हैं फिर भी उतनी परिभाषा हो पा रही है। ठीक है, वो भी आज भी हमारी 25, 26, 27 3 परिभाषाएं हो गई हैं, कोई नहीं। चलिए, अब आगे ये एक परिभाषा ये है। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में इसको पढ़ेंगे। सर्वेभ्यो नमः।